तो बच्चे अभी तक तो आप लोगों ने बहुत सारे प्लान बना लिए होंगे कि कल का दिन किस तरीके से सेलिब्रेट होना चाहिए। बहुत सारी जो है आप लोगों ने दोस्तों के साथ में मैसेज भी कर लिए होंगे, व्हाट्सएप में जो है आपने प्लानिंग भी खूब कर ली होगी और अब जो है उसे एग्जीक्यूट करने की बारी होगी कि किस तरीके से जो है कल का दिन आपका सेलिब्रेट किया जाए, है ना। वो चीज़ भी जो है अपनी जगह ठीक है। आप लोग अच्छे से जो है हंसी खुशी अगले साल में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन जो आपको बच्चे मेन मोटिव है, जो आपका मेन उद्देश्य है लाइफ में कुछ करने का, है ना, कोई एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है क्रैक करने का, जिसके लिए आप जो है दिन रात पढ़ते भी रहते हैं, उस मोटिव से आपको हटना नहीं है, ठीक है। और वो बच्चे खास करके जो कि आरआरबी जेई 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसीज़ है ना, आप लोगों को पता है। तो इस अवसर को 2026 में जो आपका आरआरबी जेई है, जिसका CBT 1 आपका फरवरी लास्ट या फिर आपका मार्च में होने की तैयारी है, तो इसको जो है आप लोगों को कैसे करना है उसकी भी थोड़ा सा आप लोग आपस में मिलकर के चर्चा कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी से जो है आपका पूरा कैरियर बनेगा। नहीं तो ये वाली जो प्लानिंग है कि कल कैसे सेलिब्रेट करना है, ये प्लानिंग बच्चे आप लोग ज़िंदगी भर करते रहेंगे, है ना। तो उस तरफ भी जो है आपका ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से जो है हमें 2026 को अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है, अपने लिए फ्रूटफुल बनाना है। तो थोड़ा इसी बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आरआरबी जेई CBT 1 अब जो है बच्चे आपके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। CBT 1 में ही अगर हम लोग ले लें तो 31 जो है आपके जनवरी के 31 दिन हो गए और फिर जो है आपका फरवरी आता है। तो फरवरी में अगर नहीं भी होता है बच्चे, है ना, तो मेन आप लोग अगर लेकर के चलिए तो मोटा मोटा आपके पास में 60 दिन भी पूरे नहीं है। तो किस तरीके से जो है इन दिनों में हमें अपने आप को तैयार करना है, क्या अब आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत बार जो है पिछले जो महीने अभी तक आपके गए हैं आपके नोटिफिकेशन आने के बाद से हमने बहुत बार जो है आपको समझा है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, इतना समय जो है इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम जो है इस सब्जेक्ट को देना है। तो आप लोग जो है अगर टेक्निकल पढ़ रहे थे अभी तक, है ना, तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि थोड़ा सा टेक्निकल को रोक दें, है ना। अपना जो टेक्निकल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अपना समय है वो आपको बच्चे CBT 1 को देना है, ठीक है, क्योंकि CBT 1 के जो सब्जेक्ट हैं वो नॉन टेक्निकल है। अधिकतर बच्चा सिर्फ एग्जाम के टाइम पीरियड पे ही इन सब्जेक्ट को पढ़ता है ना। टेक्निकल के जैसे जो है आप लोग 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है ना, उसके बाद में जो है 3 सालों से लगातार आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो एक गैप आ जाता है कि हमने 12th में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है या बाकी जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइंस हमने पढ़ा है, वो जो है पढ़े हुए काफ़ी समय हो जाता है। तो सिर्फ एग्जाम के लिए जो है इन सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो पकड़ है वो इसमें कम रहती है ना। वहाँ पर आपका प्लस पॉइंट है कि टेक्निकल को आप लोग ने डिप्लोमा के दौरान भी पढ़ा है ना। उसके बाद जो है आप अभी भी जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे वेटेज आपका टेक्निकल का ही ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं आपको कहूँगी कि जिस तरीके से आपका आरआरबी बच्चे चल रहा है, जिस तरीके से हर एक एग्जाम उसके जो है टाइम पे हो रहे हैं, तो उसे देखते हुए आपको बताया जा रहा है कि फरवरी लास्ट या फिर आपका डेफिनेटली मार्च में एग्जाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके की अप्रोच आपको रखनी है, तो सबसे पहले तो जो है अभी टेक्निकल को आप थोड़ा सा छोड़ दें और CBT 1 के लिए जो आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनको फोकस करना, उनको प्रैक्टिस करना, उनमें मॉक देना जो है आप स्टार्ट करें, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि बेसिक चीज़ें जो है आप पढ़ लें, मैं ये मान करके चल रही हूँ कि बेसिक तो आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट का पढ़ ही लिया होगा ना। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे आरआरबी जेई CBT 1 को क्लियर करने का, यानी कि आरआरबी में जेई बनने का, तो 2026 का जो आपका रेजोल्यूशन है वो पहला यही होना चाहिए कि CBT 1 किसी भी हाल में मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करके देना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना यहाँ पे ज़रूरी है। सिर्फ ये मत सोच करके जाना, फिर सिर्फ ये मत सोच करके प्रैक्टिस करना कि मुझे जो है क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बच्चे यहाँ पे चिंता नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर की चिंता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, ताकि वो जो है आपको हेल्प करे फर्दर प्रोसेस में, ठीक है। आपको CBT 2 होता है, CBT 2 में आपको पता है फिर वहाँ पे जो है आपकी मेरिट बनेगी, तो मार्क्स जो है आपके डिपेंड करते हैं और पोस्ट जो है आपकी वेरियस पोस्ट वो भी आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आपका 2026 का जो रेजोल्यूशन है वो सबसे पहला यही होना चाहिए कि मुझे CBT 1 यहाँ पे बहुत अच्छे नंबरों के साथ में पास करना है। और CBT 1 आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ में पास कैसे करेंगे, जब आप एग्जाम के प्रति क्लियरिटी रख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले GK की ही बात करें, क्योंकि सबसे कम इसका वेटेज है। GK की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे जो है इसका ट्रेंड रहा बच्चे, है ना। मैं आपको ट्रेंड बता देती हूँ। 15 नंबर का GK पूछा जाता है, सभी को मालूम है।
15 मार्क्स का जो है आपका जनरल स्टडीज है, तो 15 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो किस तरीके से रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर, 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। फिर आपका स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में जो है आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, इसमें जो आपका इन्वायरमेंट भी इसी में आ जाता है, ठीक है। इसमें आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन सभी से जो है आपका एक दो वो आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है। किसी शिफ्ट में जो है 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी में जो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से मतलब आप 2-2 नंबर लेकर के चलिए कि इनसे जो है आपका इतना इतना क्वेश्चन तो आएगा। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करें बच्चे, तो इकोनॉमिक्स जो है वैसे तो नेग्लेक्ट था 2019 में, लेकिन 2024 में इकोनॉमिक्स के मैंडेटरी क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया है, पहले CBT 1 में और फिर आपका CBT 2 में। तो इकोनॉमिक्स भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी जो जंग है वो बच्चे आपका 0.25 के लिए, 0.75 के लिए, इन मार्क्स के लिए जो है आपकी लड़ाई है, कंपटीशन है क्योंकि, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कौन से सब्जेक्ट को जो है हमें ज़्यादा समय देना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है, 5 से 6 नंबर जो है आपका करंट अफेयर का है, तो पिछला बच्चे 1.5 साल जो है वो रिवीजन करने में लगा दीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, कल जो है आपकी 1 जनवरी है, कल बच्चे आप लोगों को 7 बजे मुझे मिलना है, क्योंकि हम जो है पिछला 1.5 साल जो इस 1.5 साल में जितनी इंपॉर्टेंट आपकी खबरें रही हैं उनसे रिलेटेड MCQ हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो उस सेशन में आप लोग जरूर मिलिएगा कल सुबह 7 बजे। उसके अलावा आपको अपने स्तर पर भी जो भी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है बच्चे तो पूरे साल की मैगजीन, पूरे साल के MCQ मैगजीन, सब कुछ जो है आपके लिए बना करके रखा हुआ है मेक इट इजी मैकेनिकल पे, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे, करंट अफेयर की हर एक चीज़, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, हर चीज़ जो है आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उससे जो है रिवीजन मोड में आइए। उसके बाद जो है आपका स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके का वेटेज जो है उसके बाद में दूसरे नंबर पे है। स्टैटिक जीके को आप कैसे कर सकते हैं, आप जब करंट अफेयर करते हैं तो करंट अफेयर के साथ में आपको स्टैटिक जीके बताया जाता है कि ये चीज़, जैसे कि आपके नेशनल पार्क हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ठीक है, आपके मंदिर हो गए, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कहीं पर त्यौहार हो गए, है ना, तो ये चीज़ें आपको बताई जाती है। तो करंट से रिलेटेड ही जो है आपका स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। तो ये आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। हिस्ट्री आपको, पॉलिटी और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन पे जो है आपको फोकस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ कि जो इन जगहों से जो है आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चे अगर करंट अफेयर की बात करें तो ये वही टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं, इनको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। जब आप मैगजीन में देखेंगे तो मैगजीन में जो है आपके ये सारे के सारे चैप्टर बने हुए हैं। 2025 स्पोर्ट्स का आपका एक चैप्टर होगा, आपका अपॉइंटमेंट का जो है आपका एक चैप्टर होगा, अवार्ड का जो है आपका चैप्टर है, स्कीम हो गया, आपका समिट हो गए, इन चीज़ों को आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके में जो है आपका डांस फॉर्म, फेस्टिवल, फर्स्ट इन इंडिया, टेम्पल, रिवर आपका जियोग्राफी में आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपके यहाँ पे आएंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी में जो है आपका आर्टिकल, अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट हो गया, जियोग्राफी में आपका नेशनल पार्क, रिवर, सोलर सिस्टम, बॉर्डर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जो है आपका बजट से पिछली बार हमने क्वेश्चन देखे थे, बजट से क्वेश्चन आता है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता है, GDP बेसिस वाले जो आपके क्वेश्चन है, GDP जब आप पढ़ने बैठेंगे बच्चे आपका इकोनॉमिक्स, तो एक तो बजट पढ़ लेना है, उसका जो करंट वाला एस्पेक्ट है और उसका जो स्टैटिक वाला वो है पोर्शन है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका GDP आता है नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे कम से कम आप पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है, लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे, अभी क्या है कि आप लोग प्रैक्टिस मोड पर आ जाइए, ठीक है। जितना आप लोगों ने सिलेबस खत्म करना था, जिसका हो गया है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सिलेबस खत्म कर लिया है। अब जो है सिलेबस खत्म होने के बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस मोड पे आ जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप PYQ का इस्तेमाल कर सकते हैं। PYQ ऑलरेडी जो है बच्चे आपको सॉल्व मिलेंगे चैनल पे, ठीक है। PYQ करिए। उसके अलावा जो RRB के बाकी एग्जाम्स है, जैसे कि आपके RRB के NTPC वाले एग्जाम होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो RRB के 2024 में, 2025 में जो भी रिसेंट एग्जाम है, सारे के सारे PYQ जो है कर डालिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट। जो मैं आपको कह रही हूँ कि फरवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने में कम से कम जो है इन टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको क्या करना है, MCQs करने हैं, ठीक है। MCQs करिए, अपना करंट अफेयर रिवाइज करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 मेन आपके सब्जेक्ट हैं, इनको जो है MCQ फॉर्म में जो है आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद में जो है आप मॉक टेस्ट, ठीक है। फरवरी का जो महीना है बच्चे,
यहाँ से जो है आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। अगर जिस बच्चे का सिलेबस अभी खत्म हो गया है उसके पास में समय इतना है कि अभी से दे पा रहा है तो मॉक टेस्ट बच्चे देना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि बाद में जो है आपका, अभी मैं कह रही हूँ कि जो आपके सब्जेक्ट वाले मॉक टेस्ट है, जैसे कि आपका साइंस हो गया उसके लिए जो है हमने अलग टेस्ट बनाए हुए हैं, आपका रीजनिंग है उसके लिए जो है आपके अलग से टेस्ट है, आपकी जीके है, करंट अफेयर है, हर चीज़ के लिए जो है अलग से टेस्ट बनाए हुए हैं। तो ऐसे जो है आपको जो है टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपके फुल टेस्ट हैं जहाँ पर कि आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, वो आप चाहे तो फरवरी में कर सकते हैं स्टार्ट, है ना। लेकिन स्टार्ट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का जो है आपके लिए अलग से टेस्ट बनाया हुआ है। मेक इट इजी मैकेनिकल पे आप लोग जाएंगे तो अपनी स्ट्रैटेजी में 2026 के रेजोल्यूशन में, ठीक है, पार्टी की प्लानिंग आप लोग करते रहेंगे बच्चे। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर पार्टी ही पार्टी है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपका कम समय दे करके, समय दे करके आपको जो है यहाँ पे आपने समय लगाना है कि किस तरीके से मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। आगे जो 2 महीने मेरे पास में है, कैसे जो है मुझे एक फुल प्रूफ प्लान बनाना है कि मैं बहुत अच्छा कर सकूँ CBT 1 में, ठीक है। तो जीके की बात मैंने आपके साथ में कर ली है। अब थोड़ा सा आपके जो बाकी ज़्यादा वेटेज वाले जो आपके सब्जेक्ट हैं, आपका साइंस है, रीजनिंग है ना, तो किस तरीके से जो है आपको अप्रोच रखनी है, आपको अतुल सर और अतिंद्र सर बताएंगे, ठीक है। तो बच्चे आप सभी को जो है नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से जो है सेलिब्रेट करिए चीज़ों को, लेकिन पॉजिटिव वे में सेलिब्रेट करिए और सही चीज़ों को सेलिब्रेट करिए, ठीक है। तो 2026 में अच्छा सा जो है आपका रेजोल्यूशन लेकर के जाइए, ठीक है। उन चीज़ों को जो है कंप्लीट करने की हिम्मत दिखाइए, ठीक है। जो पहले गलती हमने करी है 2025 में उन्हें दोहराना नहीं है, सारी चीज़ों को जो है कम करके जो है आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए बच्चे आप कंटिन्यू करिए। मैथ्स और रीजनिंग की जो है स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको अतुल सर। हेलो बच्चों, तो भाई कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया साल और ऑब्वियस सी बात है नया साल है तो हम नया रेजोल्यूशन भी बनाते हैं अपना, लेकिन हम सबका मकसद सिर्फ एक है। 2025 जैसा भी था, हमने अपनी गलतियां जो भी करी थी उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है 2026 में अब हमें वो चीजें नहीं दोहरानी है। मतलब जो गलतियां करें वो नहीं दोहरानी है और मकसद सिर्फ एक है हमारा कि 2026 में आरआरबी जेई की पोस्ट हमें लेके ही रहनी है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर हमें पोस्ट चाहिए ना तो कुछ तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। पिछले साल से भी जो भी हमने सीखा है उसका भी हमें यूज करना पड़ेगा और सबसे बेस्ट यूज पिछले साल का क्या हो सकता है वो है एनालिसिस। एनालाइज हम लोग करेंगे कि पिछली बार किस तरीके से पेपर में पूछे जा रहे थे, कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार से जब हम लोग सीखेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताता हूं मैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अगर आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक उनको आप सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए, सबसे पहले उन्हीं को फिनिश कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। जिस हिसाब से पिछली बार पूछा जा रहा था उस हिसाब से अब की बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपके पास हाल फिलहाल में ही एनटीपीसी के पेपर हुए हैं उसमें भी लगभग वैसा ही ट्रेंड था हमारा जैसा आरआरबी जेई का था। तो ट्रेंड में बहुत कुछ बदलाव नहीं है। जैसे आपके पास रीजनिंग मैथ्स का था आरआरबी जेई यानी 2024 में, सेम टू सेम वैसे आपका 2025 में भी है और 2026 में भी आपके पास वैसे ही रहेगा, क्योंकि सीबीटी 1 के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सीबीटी 1 की डेट फिलहाल आपके पास नहीं आई है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग लेकर चलें तो आप ये लेकर चलिए फरवरी या तो लास्ट वीक, अगर नहीं है तो मार्च में तो आपके पास कंफर्म होगा ही होगा। यानी आप ये लेकर चलिए कि आपके पास लगभग 30 और 20-50 दिन के आसपास है। इस 50 दिन का बहुत अच्छे से आपने यूटिलाइज करना है और जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम करते हैं स्मार्ट वर्क, यानी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम लोग पहले करते हैं कवर। तो देखते हैं कि पिछली बार का ट्रेंड कैसा था, किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब की बार का जो ट्रेंड था उसको भी मैंने इसमें क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है, कि लेटेस्ट उसने कुछ चेंज किया है कि नहीं किया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की तो शिफ्ट वाइज है ये कि एक शिफ्ट में लगभग आपके पास इतने थे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रेशो की तो पर शिफ्ट आपके पास 3 से लेकर 4 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो इसके भी 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन, डिस्काउंट के 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में, सीआईएसआई के 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस के लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज हर शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के भी 2 क्वेश्चन जिसमें आपके पास मीन मोड मीडियन के बारे में ही वो पूछ रहा था। ट्रिग्नोमेट्री भी आपके पास 2 क्वेश्चन, लेवल बहुत इजी था क्योंकि वो बस ये देख रहा था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो रिलेशंस होते हैं वो पता है कि नहीं पता है। एवरेज की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का हर किसी शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन बन रहा था,
एज का किसी में आपके पास बना, किसी में नहीं बना। HCF LCM के किसी में 2 बन रहे थे, किसी में एक भी नहीं बन रहा था। ठीक है, तो पूरा जो आपके पास निचोड़ है पिछली बार का वो यही है। इस तरीके से आपके पास इन चैप्टर्स को प्रायोरिटीज दी गई थी, इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो अब की बार भी लगभग ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लगता है कि टाइम मेरे पास कम है, चीजें मैं कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले आप लोग ना इन चीजों को कवर कीजिए, है ना। एम बना के रखिए, मेरे को 2 या 3 दिन में ये वाला चैप्टर खत्म करना है, मेरे को 2-3 दिन में ये वाला चैप्टर खत्म करना है, ये चैप्टर आपका एक दिन में खत्म हो सकता है। इस तरीके से आप लोगों को टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, तो आप कम टाइम में भी मैक्सिमम यूज उसका कर पाओगे। ठीक है, और सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताऊं ना, सबसे पहले देखो 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपका सिलेबस। सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, और देन आपके पास क्या है, मॉक टेस्ट है। ये 3 चीज। तो सबसे पहले सिलेबस कवर करो, क्योंकि जब हम सिलेबस कवर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हमने चीजें कर रखी हैं तो मैं कर सकता हूं। रिवीजन और प्रैक्टिस, जो भी चीज आपने यहां से पढ़ी थी उसके बेसिक, उसके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन मॉक टेस्ट आपको बताता है कि जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, जितना भी आप लोगों ने अभी तक रिवाइज और प्रैक्टिस किया है, क्या आपके माइंड में अभी भी वो है या नहीं है, या फिर आपको ये बताता है कि कहां कहां पर आप लोग आता है लेकिन उसके बाद भी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। तो इन 3 स्टेप में लेकर आपको चलना है। सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, और देन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मेक इट इजी प्लेटफॉर्म में ये तीनों चीजें आप लोग को मिलेगी। आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट मिलेगा, आप लोग को रिवीजन प्लस आपका प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर आप लोग कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर सिलेबस फुली कंप्लीट है, प्लस लाइव प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी, और टेस्ट सीरीज तो आपके पास है ही। तो अगर आपने कोर्स परचेस कर रखा है तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको टेस्ट के लिए देने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने कोर्स परचेस नहीं कर रखा है तो मॉक टेस्ट आपको अलग से क्या करने पड़ेंगे, परचेस करने पड़ेंगे। मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो आप मेक इट इजी क्लासेस, इसमें आप लोग लॉगिन अगर करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर बहुत सारे कोर्स दिखेंगे। आरआरबी जेईई के लिए बहुत सारे कोर्स हम लोग लेकर आए हैं। वीआईपी एंट्री है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, 2025 भी मिलेगा, 2024 का भी मिलेगा, टेक प्लस नॉन टेक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस आप लोग को मिलेंगे, आरआरबी की पीवाई की ई बुक मिलेगी आपको, जेईई की हैंडबुक मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी 2024 पिछले साल वाली भी और इस साल वाली भी मिलेगी, प्लस आपका लाइव क्लास के पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप चाहो तो बहुत सारी चीजें आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आरआरबी जेईई का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाला बैच भी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कवर करना है तो आप लोग ये वाला बैच परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आगे हम लोग चले, ये वाला कोर्स आपके पास आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने एएलपी भर रखा है, जेईई भर रखा है, तो आपको भी पता है बहुत ज्यादा पैटर्न में चेंज देखने को नहीं मिलता, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। यहां पर आपको मैथ्स मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, जनरल साइंस मिलेगी, जनरल अवेयरनेस मिलेगी, मात्र आपको 599 में मिलेगा, क्योंकि फिलहाल आपके पास 50% ऑफ चल रहा है। न्यू ईयर का आपके पास कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, MIE कूपन कोड अगर आप लोग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 50% ऑफ, तो 599 का आपको मिलेगा। और इस 599 रुपए में आप लोगों को सिलेबस फुली कंप्लीट मिलेगा, प्लस लाइव प्रैक्टिस आपको मिलेगी, प्लस आपके पास मॉक टेस्ट बिल्कुल क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना जल्दी आप लोग परचेस कीजिए और उतना जल्दी अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैथ्स के बारे में हम लोगों ने यहां पर देखा था, दोबारा से देखते हैं हम लोग कि मैथ्स में ये सारे के सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैथ्स का पूरा एनालिसिस आपके सामने सेम टू सेम वैसा ही रीजनिंग का भी है। तो रीजनिंग को भी आप लोग लेकर चल सकते हैं कि कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पर मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे एनालॉजी क्लासिफिकेशन को अगर हम मिलाते हैं तो लगभग आपका 7 से लेकर 8 क्वेश्चन इसके देखने को मिले थे हर शिफ्ट में। अब की बार भी लगभग ऐसे ही होगा। सीरीज के आपके पास लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन बन रहे थे, डायरेक्शन का सिर्फ आपके पास 1 क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, ब्लड रिलेशन की अगर बात करते हैं उसके भी आपके पास 1-1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल की बात करते हैं, यानी रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया आपके पास, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया। पजल से घबराना मत, सिंपल सा आपका पूछा था, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन वहां के बन रहे थे। और बाकी आपके पास लेटर फॉर्मेशन,
अल्फाबेट टेस्ट का ही जो लगभग पार्ट है उसके भी 2-2 क्वेश्चन आपके बन रहे थे। तो टोटल 25 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के इस तरीके से पूछे जा रहे थे, और मैथ्स के जो आपके पास 50 क्वेश्चन थे, सॉरी मैथ्स के जो आपके 30 क्वेश्चन थे वो इस तरीके से पूछे जा रहे थे। तो अब आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको सही डायरेक्शन देना भाई। 2026 से 2025 की गलतियों से सीखो, अब उनको दोहराना नहीं है। एक स्मार्ट तरीके से आप लोग को क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और उसको अंजाम भी देना है इसी साल। ठीक है, तो ये आपके पास मैथ्स और रीजनिंग के बारे में मैंने बताया। अब आपको यहां पर अतेंद्र सर बताएंगे, ठीक है, कि साइंस को आप किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो मैं सर को बुलाता हूं, यहां से सर कंटिन्यू करेंगे। देखो, जनरल साइंस का मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ चीज़ों का, और अपना टारगेट क्या लेकर के चलना है उस हिसाब से, ठीक है। तो देखो, CBT 1 का जो है, मैंने जो बोला था फेब लास्ट में जो है लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा इस टाइप से। तो अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है आगे तो वो तो फेवरेबल है, अगर उससे जल्दी हो जाता है तो प्रॉब्लमेटिक है। तो जितना जल्दी चीज़ें कवर हो सके उतना माइंड सेट लेकर के चलो, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद में इस बार जो CBT 1 है वो लास्ट टाइम के कंपेयर के अंदर मानकर चलना कि कंपटीशन का लेवल हाई होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अपनी कम हुई है। तो CBT 1 का स्कोर है, ये स्कोर सबसे पहली चीज तो ये वाला स्कोर लेकर के चलना, ठीक है ना, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी जोन में आपने अप्लाई किया है। ये माइंडसेट लेकर के चलना कि CBT 1 में एनी हाउ क्वेश्चन जो आपके नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद में, क्योंकि 1/3 रहती है रेलवे के अंदर, हर 3 पर 1 जाएगा क्वेश्चन, तो 85 प्लस जो है ये माइंडसेट रख के चलना। मैथ, रीजनिंग, जीके के बारे में मैम और सर ने आपको बता ही दिया। जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस में डिस्प्ले इस वजह से नहीं कर रहा आपके सामने, क्योंकि लास्ट बार का जो सिनेरियो था वन साइडेड इंक्लाइंड था, वो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और लगभग बायोलॉजी के अंदर भी। तो उस पैटर्न से आपको नहीं चलना, क्योंकि 2019 का जो सिनेरियो है और 24 का जो जनरल साइंस का है, डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्योंकि अगर मैं मान लो मैकेनिकल के टॉपिक की बात करूं, मैकेनिक्स है, हीट है, थर्मोडाइनमिक्स है, वहां से CBT 1 में क्वेश्चन नहीं पूछे इस बार, 2024 की बात कर रहा हूं, लेकिन 2019 में पूछे गए थे। तो 2024 में कौन से टॉपिक जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस माइंडसेट को हटा करके चलना। सब टॉपिक इक्वल वेटेज के साथ में तैयार करने, सबसे पहली चीज तो ये। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं इनको हटा करके चलना। जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक का माइंडसेट कैसे बनाना है, जैसे अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो 3 सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं भैया अपन, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। अब फिजिक्स में कैसे माइंडसेट बनाकर चलो कि सबसे पहले तो अपने जो अदर देन मैकेनिकल सब्जेक्ट हैं, कौन से टॉपिक हैं, जैसे अपना मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में आप फोर्स, फ्रिक्शन है, सारा पढ़ करके चलते हो, हीट है, थर्मल है, थर्मो है, उसके बाद में फ्लूइड प्रॉपर्टी है, फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन। ये सब जो मैकेनिकल के टॉपिक हैं ये बाय डिफॉल्ट अपने स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इनमें से अगर क्वेश्चन आता है तब तो श्योर सर्टेन सही होगा। इनके अलावा जो टॉपिक हैं जैसे साउंड है, यूनिट डायमेंशन है, मेजरमेंट डिवाइसेज हैं, इनके अलावा आपका लाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाय डिफॉल्ट हर में पूछा जाता है, लाइट है। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दोनों को इंक्लूड करके चल रहा हूं मैं। ये सारे टॉपिक हैं आपको जो है लेकर के चलने हैं। यूनिट डायमेंशन, लाइट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, साउंड है, इन टॉपिक को, और साथ में अपना जो ग्रेविटेशन है उसको आपको साथ में, इन टॉपिक को ज्यादा डीप से देख लो, इन टॉपिक को ज्यादा डीप से देख लो। ऊपर वाले मैकेनिकल के टॉपिक हैं बाय डिफॉल्ट हमारे स्ट्रॉन्ग ही होंगे, ठीक है ना। तो लगभग आप, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा सब्जेक्ट पढ़ के चलते हैं भाई हम, तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, HMT पूरा सब्जेक्ट आता है। तो यहां से अगर बेसिक क्वेश्चन आया तो लगभग 0% चांस है कि गलत होगा। ये तो अपने टॉपिक बाय डिफॉल्ट तैयारी है। नीचे वाले टॉपिक तैयार कर लो तो पूरा फिजिक्स तैयार हो गया। केमिस्ट्री के अंदर लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पार्ट हैं, इक्वली पूछे जाते हैं। आप मानकर चलो कि 30 क्वेश्चन पूछता है CBT 1 में, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन पूछता है, तो
एक मतलब जो इनमें और मोर क्लासिफाई नहीं करता है आरआरबी कि 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अलग अलग कितने पूछे जाएंगे, ये शिफ्ट वाइज चीजें वेरी करेंगी। लेकिन एक माइंडसेट बना करके चलो कि लगभग 12 प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से कंपैरेटिवली कम पूछे जाएंगे। अगर इन दोनों में से 24 प्रश्न पूछ लिए तो 6 प्रश्न इसमें से मान लो, तो ये वेरिएशन रहता है लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगभग इक्वल, और केमिस्ट्री जो आपका बायोलॉजी है उसमें कंपैरेटिवली कम पूछे जाएंगे। ये वेरी कर सकता है, शिफ्ट वाइज भी वेरी करेगा, भले ही से ये जो आपका अलग अलग ब्रांचेज के हिसाब से भी वेरी करेगा, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग पूछे जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज तो बाय डिफॉल्ट ज्यादा है। केमिस्ट्री के अंदर जो अपने टॉपिक्स जो हैं, आपको स्टेट ऑफ मैटर है, मिक्सर कंपाउंड है, इसके बाद में अपना एटम एंड मॉलिक्यूल्स है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा ध्यान में रख लेना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से पढ़ लेना, पीरियोडिक टेबल हटा दी गई है, उसके बाद में भी ट्रेंड्स से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में आपका जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन इस बार काफी ज्यादा पूछी गई थी, आपको जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है रिपीटेड वे के अंदर पूछा गया था, तो केमिकल रिएक्शन को ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में जो मेटल नॉन मेटल आपके हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। एसिड बेस से एकदम से क्लासिकल टॉपिक है और रिपीटेड पूछा जाता है क्वेश्चन। एसिड बेस साल्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने आपको लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा YouTube पर भी फ्री करवाया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, लगभग ऐसे टॉपिक हैं कि सीरीज के अंदर पढ़ना है, एक पढ़ने के बाद में उस रिदम के अंदर सारे साथ में चले जाओगे। जैसे अपना जो केमिकल रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल है, लगभग ऐसे मानकर चलो कि अटैच्ड टॉपिक हैं एक दूसरे से। तो ये सारे टॉपिक लगभग इक्वल वेटेज के हैं। 2024 का क्या सिनेरियो था उसके अकॉर्डिंग ना चल करके 19 का जो सिनेरियो है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी लगभग इक्वल है, तो आपको लगभग हर टॉपिक को इक्वल इंपोर्टेंस देके चलनी है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपैरेटिवली ज्यादा पूछी जाएगी भी। बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर 2 पार्ट में अगर बोलकर चलूं, ह्यूमन एनाटॉमी है और उसके बाद में प्लांट है। प्लांट पर क्योंकि हमें इतना लगभग आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि इंटरेस्टिंग पार्ट आपका ह्यूमन एनाटॉमी वाला रहता है। प्लांट मोर्फोलॉजी है, कंपैरेटिवली इंटरेस्ट कम शो करते हैं, तो जहां से इंटरेस्ट कम शो करते हैं क्वेश्चन वहां से पुट करता है ताकि आप गलत कर सको। तो प्लांट मोर्फोलॉजी वाला पार्ट है उसको ठीक से पढ़ लेना। जो आपका प्लांट टिश्यूज है, टिश्यू के अंदर प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन पुट कर देता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है, तो प्लांट वाला पार्ट ढंग से तैयार कर लेना। ह्यूमन एनाटॉमी है, उसके अलावा साइटोलॉजी से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा साइटोलॉजी से। टिश्यू में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू ध्यान से पढ़ लेना, और इन दोनों के बियॉन्ड जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वहां से क्वेश्चन पुट करता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, ठीक है ना। तो विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक्स से इस बार क्वेश्चन पुट किए गए थे। डिजीज वाला टॉपिक है, एक बार देख लोगे तो उसके बाद में लगभग चांस है कि वही एनसीईआरटी की चीजें आपको पूछेगा, सेम चीजें, ठीक है ना। तो ये सब टॉपिक्स हैं, इनको आपको ध्यान से देख लेना है जो अपने बायोलॉजी के। और प्लांट के अंदर भी प्लांट मोर्फोलॉजी के साथ भी अपन पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां से ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है, क्योंकि टिश्यू के अंदर भी पूछेगा तो एनिमल टिश्यू ना पूछ करके प्लांट टिश्यू पर ज्यादा फोकस करता है। तो इस टाइप से अपना माइंड सेट बना करके चलना है जनरल साइंस को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको टारगेट दिया था मैंने 10 जनवरी 10 जनवरी तक थ्योरेटिकल मैटर एटलीस्ट आप कंप्लीट करके चलो। लगभग जिनका नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है, एक्सटेंड कर लो 15 जनवरी तक, लेकिन थ्योरेटिकल मैटर आपका कंप्लीट हो एटलीस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में जस्ट जैसे आपने सर ने पहले भी आपको बताया कि केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में भी पहले सब्जेक्ट टेस्ट और उसके बाद में फुल टेस्ट। तो जनवरी के अंदर तो केवल और केवल सब्जेक्ट टेस्ट दो, फरवरी जैसे ही है फुल टेस्ट अप्लाई करो। जब तक एग्जाम नहीं होती, वो चाहे फरवरी में हो, मार्च के अंदर हो, ये इंक्रीज करने चाहिए। फिर जितने ज्यादा ऊपर लेकर के जाओगे उतनी ज्यादा आपको सीबीटी 2 के अंदर हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि केवल क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, वहां पर बोलने के लिए क्वालिफाई है कि सीबीटी 1 जस्ट क्वालिफाई करना है, लेकिन जो आपको पोस्ट हैं उनके लिए आप इलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने हायर स्कोर नहीं किया। तो जो डीएमएस की पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है आपकी, तो उसके लिए जो है आप इलिजिबल हो पाओगे जितना हाई स्कोर करोगे यहां पर, ठीक है ना। तो
सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों आपके अटैच किए गए और टेस्ट का आप देखोगे, चाहे भले से हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे मॉक टेस्ट के अंदर है, लगभग माइंडसेट जो रहता है कि मैं आपको क्वेश्चंस जो रहते हैं हर बार नए क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं आपको। ऐसे नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। मॉक टेस्ट में अलग मिलेंगे आपको, क्लास टेस्ट करवाए हैं उसमें अलग मिलेंगे आपको, यूट्यूब पर प्रैक्टिस हो रही है तो वहां पर अलग मिलेंगे। भले से एक सिंगल टॉपिक अकेला साउंड का टॉपिक है, क्लास टेस्ट में साउंड का टॉपिक आपका मॉक टेस्ट हुआ है, वहां अलग क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अलग है, फुल लेंथ टेस्ट के अंदर अलग है। तो कोई वैरायटी ही नहीं बचती लास्ट के अंदर कि आपके सामने वो क्वेश्चन नहीं आया हो। लगभग चांस है कि आपके कोई भी शिफ्ट के अंदर इस बार सीबीटी 1 के अंदर क्वेश्चन आपका लगभग देखा हुआ होगा, अगर आपने सारे जो टेस्ट हैं वो प्रैक्टिस किए हैं, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट आपने और कंप्लीट अपने कोर्स से स्टडी किया है। तो अच्छा, जो कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बुक बता देता हूं मैं एक, वो ध्यान से सुन लेना कि बुक है ना वो एनसीईआरटी लेकर के मत बैठना, क्योंकि एनसीईआरटी में मान लो आप एक टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसको उठाने जाओगे तो अलग अलग आप जो मतलब जो क्लासेज हैं वहां से उठाने की कोशिश करोगे, सब टॉपिक के साथ में ऐसा करोगे, टाइम वेस्टेज हो जाएगा। बस इतना है, उससे ज्यादा और कुछ ही नहीं। तो बुक आपके साथ में अगर बुक से पढ़ना है तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है डायरेक्ट, लेकिन एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी सार करके जो भी बुक है आपकी एनसीईआरटी सार करके, जिनके अंदर मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी 6th से 10th तक की भी आती है और 12th तक की भी रहती है। तो बायोलॉजी में 12th तक जाने की जरूरत रहती है, क्योंकि वहां से कुछ पूछता है एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स है। कोर्स में तो हालांकि आपको सारा जहां से एक्स्ट्रा पूछा गया है वो सारी चीजें इंक्लूड है, मतलब कोर्स के अंदर तो बाय डिफॉल्ट जहां से अगर 12th तक कोई टॉपिक अगर आपको पूछने की नीड है तो उनको ऐड किया गया है, जो केवल 10th लेवल तक पूछने की नीड है उनको वहां तक कवर किया गया है। तो कोर्स वालों को तो कोई नीड नहीं है अलग से, जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी सार लेकर के कोई भी बुक अपनी जिसमें एनसीईआरटी का निचोड़ दिया हुआ हो वहां से कवर कर ले वो अपना, ठीक है ना। तो ये तो आपको बुक के लिए। अब जो कोर्स अपने आरआरबी के अंदर हैं उनके लिए बता दूंगा। अच्छा, कोर्स के अंदर इन्वायरमेंट का मैम अलग से भी करा रही है, सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं, वो सीबीटी 2 इन्वायरमेंट है। तो अपना नोट्स प्रिपेयर करके रखो, जब सीबीटी 1 जब तक होता है तब तक अपना सीबीटी 2 के इन्वायरमेंट के नोट्स तैयार करके रखो, और टाइम गैप आपको बताइए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कितना मिलता है, तो ये अपना प्रिपेयर करके रखो, बाद में रिवीजन करना है अपना। अच्छा, सीबीटी 1 की बात कर लेता हूं, तो सीबीटी 1 के अंदर अकेला सीबीटी 1 का एएलपी और जेई का पूरा भी आपने जो सर ने डिस्प्ले किया आपको, उसके अलावा आपका महापैक के अंदर सारे कोर्स जो है इंक्लूडेड है। आरआरबी वीआईपी कोर्स है उसके अंदर अपना टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों है। आरआरबी जेई का जो लाइव है उसके अंदर अकेला टेक्निकल है। तो अपना वीआईपी के अंदर जो अपना बैच है उसके अंदर आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल, महापैक के अंदर आपका आरआरबी का, और आरआरबी अकेला जेई और एएलपी दोनों के लिए सीबीटी 1 का। तो इन्हीं सब कोर्सेज के अंदर आपको जो अपनी थ्योरेटिकल क्लासेज भी और मॉक टेस्ट भी आ गए, मॉक टेस्ट में सब्जेक्ट टेस्ट भी आ गए। अच्छा, जो कोर्स है ये कोर्स इनके अंदर क्लास टेस्ट भी आपको करवाए गए हैं। जो भी स्टूडेंट इनरोल हैं और जिन्होंने नोट्स मतलब देखा है, ये मैं आपको श्योर सर्टेन बताकर चलता हूं अभी से, चाहे आपकी एग्जाम फरवरी में हो या मार्च हो, जब भी एग्जाम होगी सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिस भी शिफ्ट के अंदर होंगे सबको मैं नोट्स में से मार्क करूंगा। अभी बता रहा हूं, नोट्स में से मार्क करूंगा सभी क्वेश्चंस को। मतलब जो आपके 30 क्वेश्चन हैं उनमें से 28+ क्वेश्चन को नोट्स में से मार्क करूंगा। तो नोट्स को जितना बढ़िया डीप से पढ़ सकते हो बढ़िया से पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन लगाने हैं। अब आपको YouTube पर भी प्रैक्टिस करवा दिए, जो आपकी ऐप में भी प्रैक्टिस चल रही है, सब्जेक्ट टेस्ट चल रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, फुल टेस्ट चल रहे हैं और सब में अलग प्रश्न है। तो मतलब वो प्रैक्टिस तो आप ये मानकर चलो, रिवीजन प्रैक्टिस इस साइकिल को आपको रोटेट करता रहना है जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आती, ठीक है ना। तो इस टाइप से माइंडसेट बना करके चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। और बायोलॉजी मतलब एज ए इंजीनियरिंग एस्पिरेंट में बोलूं तो बायोलॉजी थोड़ा सा टिपिकल होता है, नो डाउट सभी के लिए, लेकिन बायोलॉजी को स्प्लिट करके चलो। किस टाइप से स्प्लिट करके चलो? देखो, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको साइड में रख लो, उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है टिश्यू और अपना जो सेल आपकी थ्योरी है, साइटोलॉजी है,
उसको लेकर के चलो, ठीक है ना। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है ह्यूमन एनाटॉमी है, उसको अलग साइड में रख के चलो, जिसमें आपको सीरीज से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ह्यूमन एनाटॉमी को साइड में रखो और लास्ट आपका सेक्शन है ह्यूमन डिजीज है, जेनेटिक्स है, इनको आप अलग रख के चलो, ठीक है ना। तो इस टाइप से सेक्शन बना के चलोगे कि फर्स्ट सेक्शन कवर कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, इस टाइप से अलग अलग सेक्शन बना करके चलो। क्योंकि आप अगर पढ़ोगे मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसके बाद में ह्यूमन एनाटॉमी स्टार्ट कर दी, और ह्यूमन एनाटॉमी अपने आप में एक लेंथ रखता है टॉपिक, तब आपका बायोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेक्शन बाय सेक्शन बना करके चलो। ह्यूमन एनाटॉमी कवर कर रहे हो तो उसी को कवर करना है, 6 से 7 चैप्टर हैं, उन्हीं पर फोकस करना है कंप्लीटली अपना, ठीक है ना। तो ये ऐसे सेक्शन बना करके चलो, बायोलॉजी में ज्यादा सहूलियत रहेगी। केमिस्ट्री अपने मटेरियल साइंस से भी लिंक करती है, तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। फिजिक्स के 2 पार्ट लेकर के चलो, एक जो मैकेनिकल से रिलेटेड है और दूसरा मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं है, इस टाइप से लेकर के चलो। 2024 का सिनेरियो इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा क्योंकि वन साइडेड इंक्लाइंड था, क्योंकि अकेला यहां से देना जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन पूछा गया था 2024 के अंदर, तो आपको इक्वली लेवल पर तैयार करके चलना है। लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो वेटेज अगर बात करूं तो लगभग जो है बायोलॉजी के कंपेयर में ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो कोर्सेज के बारे में बता दिया मैंने, कोर्सेज से नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी से पढ़ो, सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, जो पिछली बार के स्टूडेंट हैं जिनके सेल्फ नोट्स अपने बनाए हुए हैं, नोट्स को पढ़ो अपना, उसके बाद में प्रैक्टिस करो। जो नोट्स जिनके पहले से बनाए हुए हैं वो डायरेक्ट अब सब्जेक्ट टेस्ट हैं और फुल टेस्ट हैं, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट माइंडसेट बना करके चलना आपको आरआरबी को लेकर, ठीक है ना। और कोर्स का आपने को जो सर ने दिखाई दिया कंप्लीट, जैसे मैं आपको JEE-LP का अकेला कोर्स बता रहा था, यहां केवल CBT 1 का, ठीक है, क्योंकि आपका टेक्निकल पढ़ा हुआ है तो केवल CBT 1 का प्रिपेयर करो अपना। और इनके अलावा जो अपना महापैक तो है ही, टेक्निकल का अकेला कोर्स अपना, ठीक है, और इनके अलावा जो है VIP कोर्स है, महापैक का कोर्स है। तो कंप्लीट कोर्सेज के बारे में आप अवेयर हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में आपको जो इंस्टीट्यूट का नंबर दिया हुआ है, कॉल करके आप जो अपना पता कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।